हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता स्कूल ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। जैसा कि आप सबको पता है कि परमाणु भार की क्लास चल रही थी और हमने 1 से लेकर 10 तक के तत्वों का परमाणु भार पिछली क्लास में निकाल लिया था। और आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो यही है कि 11 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, एटॉमिक मास। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला तैयार करवा दिया था, ऑड और इवन नंबरों का कैसे निकालते हैं। उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन भी थे 20 नंबर तक, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन, वो अप्लाई भी किया था 2 के ऊपर। अब 11 से 20 तक का नंबर है, ठीक है। 11 नंबर पर जो एलिमेंट आता है वो कौन होता है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। अब देखो, जैसा कि आपको पता है कि इन सब के परमाणु क्रमांक ये इधर लिख रखे हैं। जितने परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन। इसका 11, इसके पास 12 प्रोटॉन, इसके पास 13, इसके पास 14, 15, 16, 17, 18, 19 और कैल्शियम के पास कितने प्रोटॉन, 20, क्योंकि कैल्शियम कितना परमाणु क्रमांक रखता है, 20। ओके, न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार से ज्ञात की जा सकती है। अब देखो, सोडियम कौन सी संख्या है, विषम, तो परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा करो, 1 जोड़ दो, परमाणु क्रमांक 11 है। 11 इंटू 2 22 प्लस 1 23। प्रोटॉन तो पता है 11 है, परमाणु भार 23 AMU। तो 23 माइनस 11 कितना आया, 12। कितना आया, 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 12। मैग्नीशियम 2 से मल्टीप्लाई करना है बस, 12 दूनी 24, 24 AMU, तो ये भी कितना हो गया, 12। एल्यूमिनियम विषम संख्या है, 13 दूनी 26 और 1 27, 27 AMU, 27 माइनस 13 कितने हो गए, 14। तो न्यूट्रॉन की संख्या 14। सिलिकॉन 14 दूनी 28, ये सीख गए आप, आराम से निकालना, ठीक है। फास्फोरस 15 दूनी 30 और 1 31, 15 प्लस 16 31 AMU। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, ये जो बाद वाली है ना, ये न्यूट्रॉन की संख्या है और इधर वाली प्रोटॉन की संख्या है। सल्फर 16 प्लस 16 32, 16 AMU। क्लोरीन विषम संख्या है, जस्ट ए मिनट फॉर वेट। देखो, क्लोरीन इज एक्सेप्शन। क्लोरीन क्या है, एक प्रकार का अपवाद है, ध्यान रखना है, सूत्र वही लगेगा, बस 0.5 ऐड करना है। तो देखो 17, तो 17 दूनी 34 और 1 35, लेकिन तो 17 प्लस 18, न्यूट्रॉन कितने हो गए, 18। 35 आंसर आ रहा है, लेकिन देखो अपवाद में मैंने क्या बताया था कि 0.5 और ऐड करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 35.5 AMU। उसके जस्ट बाद आर्गन भी है, एक्सेप्शन है, जो आंसर आएगा उसमें 4 ऐड करने हैं। तो 18 36, 36, ठीक है। कितना आया, 36, क्योंकि सम संख्या है, 2 से गुणा करेंगे 36, लेकिन इसमें 4 और क्या करना है, ऐड। तो 36 और 4 कितने हो जाएंगे, देखो 36 प्लस 4 40 AMU। तो 40 में से 18 काटोगे तो कितना बचेगा, 22, और 22 और 18 कितने हो गए, 40। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 22। ओके, ऐसे ही पोटाशियम का 19 दूना 38 और 1 39 AMU, न्यूट्रॉन की संख्या 20। कैल्शियम 20 प्लस 20 बराबर 40 AMU, न्यूट्रॉन की संख्या 40।
तो देखो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या दोनों के परमाणु भार को ऐड किया, परमाणु भार AMU से दर्शाया जा रहा है और इनकी संख्या को सिर्फ जोड़ा जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि हमने 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु भार ज्ञात कर लिया। 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु भार। तो ये परमाणु भार वाला टॉपिक क्या हो चुका है, क्लोज। अब इस चैप्टर में 2 चीज़ें बच रही है, एक तो आयन, एक केमिकल फॉर्मूला बनाना, और फाइनली लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, वो भी हम पढ़ेंगे। 3 टॉपिक रिमेनिंग है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयन। तो आयन पढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, आयन। देखो आयन किसे कहते हैं, समझना ध्यान से। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 2 ही प्रकार के आयन हैं, एक प्लस और एक माइनस। पहले मैं 0 से उठा रहा हूँ, सब समझ में आता जाएगा। प्लस वाला और एक माइनस वाला। प्लस वाले को हम क्या बोलते हैं, धन। माइनस वाले को क्या बोलते हैं, ऋण। तो धन प्लस आयन, ऋण प्लस आयन, तो ये तो हो जाएगा धन आयन, ये तो हो जाएगा धन आयन, और ये हो जाएगा ऋण आयन। आयन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कितने टाइप के, 2 टाइप के। देखो आयन किसे कहते हैं, कोई भी यौगिक 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। कोई भी यौगिक 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, और वो जो 2 तत्व काम में आ रहे हैं यौगिक में, वो एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। मतलब एक धन आयन होता है और एक ऋण आयन होता है। तो आयन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी यौगिक में विद्यमान, किसी यौगिक में विद्यमान तत्वों के रूप में धन आवेश और ऋण आवेश को क्या बोला जाता है, आयन कहा जाता है। वापस सुनना, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के रूप में धन आवेश और ऋण आवेश जो कि सामूहिक रूप से जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, वो आवेशों की संख्या या वो आवेश ही क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं, देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं। किसी यौगिक में उपस्थित तत्व जो धन आवेश एवं ऋण आवेश के रूप में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित तत्व जो धन आवेश और ऋण आवेश के रूप में जोड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं, आयन कहलाते हैं। नहीं आई बात समझ में, एग्जाम्पल समझो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया NaCl, नाम तो सुना होगा। इसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड। और साधारण भाषा में हम इसे क्या बोलते हैं, नमक। ये नमक का फॉर्मूला है NaCl। अब देखो ये NaCl क्या है, फिर आप बोलोगे सर ये तो यौगिक है। ये तो क्या है, यौगिक है। कैसे पता लगाया, क्योंकि एक से ज्यादा क्या आ रहे हैं, तत्व आ रहे हैं। एक सोडियम आ रहा और एक क्लोरीन नहीं आ रहा, एक तो सोडियम और एक क्लोरीन। तो जब आप इस यौगिक को तोड़ोगे ना, जैसे NaCl है, इसको तोड़ा तो Na प्लस में टूट गया और Cl माइनस में। टूटा कैसे, पानी में डाल दो, नमक को पानी में डाल दो, घुल जाएगा, मतलब वो आयनों में क्या हो गया,
टूट गया। तो आप देखो एक यौगिक दो आवेशों से बना हुआ है, एक प्लस आवेश आ रहा है और एक माइनस आवेश आ रहा है। ये जो प्लस माइनस आवेश है ना, ये जो प्लस माइनस आवेश है वो ही आयन होते हैं। अगर धन वाला आवेश है तो धन आयन और ऋण वाला आवेश है तो ऋण आयन, इन्हें आयन कहते हैं। आयनों से ही यौगिक बने हैं, आयनों से ही यौगिक बने हैं और इन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब आप डेफिनेशन अप्लाई करो। किसी यौगिक में, कौन सा यौगिक, NaCl, किसी यौगिक में उपस्थित तत्व, दो तत्व उपस्थित है, एक सोडियम और एक क्लोरीन। किसी यौगिक में उपस्थित तत्व जो धन आवेश, ये प्लस वाला, एवं ऋण आवेश, ये माइनस वाला, के रूप में जुड़कर, ये प्लस और माइनस के रूप में जुड़कर जब आप इस अभिक्रिया को वापस लाओगे तो ये दोनों जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर दिया, NaCl का। इसको उल्टा भी तो लिख सकते हो ना, Na प्लस और Cl माइनस जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, Cl माइनस। यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश ये दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, NaCl, यौगिक का निर्माण होगा। तो ये जो आवेश के रूप में जो तत्व हैं वही क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं आयन। और किसी भी यौगिक में कितने आयन होते हैं, दो, एक धन आयन और एक ऋण आयन, एक धन आयन और एक ऋण आयन। अब हमें क्या पढ़ना है, ये धन आयन और ऋण आयन के बारे में पढ़ना है। देखो तो सबसे पहले बात करें धन आयन। सबसे पहले धन आयन, कैटायन। धन आयन को इंग्लिश में कहा जाता है कैटायन। ठीक है, अब देखो ये आयन कौन सा है, धन आवेश के रूप में उपस्थित तत्व है। अभी बताया, धन आवेश के रूप में उपस्थित तत्व क्या कहलाता है, धन आयन कहलाता है। अब ऐसे अगर ऋण आयन की बात करोगे तो ऋण आवेश के रूप में उपस्थित तत्व क्या कहलाता है, ऋण आयन कहलाता है, ऋण आयन। इसको बोलते हैं एनायन। ऋण आवेश के रूप में उपस्थित तत्व। देखो जो आप आयन पढ़ रहे हो, ये आयन क्या है, आयन कितने प्रकार के होते हैं, वो तो मैंने बता दिया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन बनता है कि धन आयन और ऋण आयन में से किसका आकार बड़ा होता है, वह क्यों होता है। तो वो तो मैं बता दूं तुम्हें, धन आयन का आकार छोटा होता है और ऋण आयन का आकार बड़ा होता है। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से किसका आकार बड़ा होता है, धन आयन और ऋण आयन में से, तुम कहोगे धन आयन का छोटा होता है, ऋण आयन का बड़ा। क्यों, मेन चीज है वाई, क्यों। तो वही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं कि धन आयन का आकार ऋण आयन के आकार से छोटा क्यों होता है, या उल्टा भी बना सकते हैं, ऋण आयन का आकार धन आयन के आकार से बड़ा क्यों होता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो एक बार, सबसे पहले धन आयन, कैटायन। अभी देखो मैंने एक यौगिक बताया था आपको, ये वाला, कि NaCl अगर टूटता है तो Na प्लस में और Cl माइनस में। अब कहने का मतलब ये है कि Na के ऊपर प्लस क्यों आया और क्लोरीन के ऊपर माइनस क्यों आया, इसको इसके ऊपर माइनस क्यों नहीं आया, इसके ऊपर प्लस ही क्यों आया, इसके ऊपर माइनस क्यों आया, इसके ऊपर प्लस क्यों नहीं आया, वही चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो धन आयन, Na धन आयन कैसे बना, तो देखो अब समझना ध्यान से। Na परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 11 है, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लोरीन 17 पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये मैंने पहले ही बता दिया था, देखो काम में आ रही ना ये चीज़ें। अब आप याद करो मैंने क्या बताया था उस वक्त जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया था, कि कोई भी यौगिक तब ही बनता है
कोई भी यौगिक दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर तब ही बनता है जब उन दोनों तत्वों का अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। जब इन दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा ना, सोडियम का और क्लोरीन का, तब तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़कर और एक स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, एक स्थायी यौगिक का निर्माण कर देंगे। समझ में आ रही बात? ऐसे नहीं कि जिसको मन में उठाया ऐसे उठा के चिपका के जोड़ दिया, ऐसे थोड़ी बनता यौगिक। यौगिक तो तभी बनेंगे कि उसमें काम आने वाले तत्वों का अष्टक क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो देखो ये सोडियम और ये क्लोरीन, इसके ऊपर प्लस क्यों आया और माइनस क्यों आया? पहले आप चेक करो कि इनका अष्टक पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अष्टक देखा जाता है बाह्यतम कोश का, सबसे लास्ट वाले कोश का। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, सबसे बाह्यतम कोश कौन सा है? तीसरा। और तीसरे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। यहाँ पर भी तीसरा बाह्यतम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 और 2 7। अब तो दिक्कत हो गई, ना तो क्लोरीन का अष्टक पूरा है, ना ही सोडियम का अष्टक पूरा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही हो सकता है, या तो क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? सोडियम को। तो 7 ये देगा, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। तो सोडियम का अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा। या फिर ऐसा हो कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे? क्लोरीन को। तो क्लोरीन का अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब आप सोचो 7 इलेक्ट्रॉन देना समझदारी है या 1 इलेक्ट्रॉन देना? 7 देना या 1 देना? ठीक है, तो देखो भैया सीधी सी बात है, 7 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है या तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से खींच ले, या फिर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से खींच ले। तो सोडियम में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉनों को खींच सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का क्या होता है? प्रभाव होता है। नाभिक इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएगा, बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो भलाई यही है। अच्छा, इसी में होगा कि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो सोडियम राजी राजी अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोरीन को। 7 और 1 कितना हो जाता है? 8। 1 दे दिया ना इसने, तो यहाँ पर कितने हो गए? 6। अब यहाँ से 1 निकल गया, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस क्लास का कोई मतलब नहीं रहता है। ये क्लास हट गई यहाँ से। अब बाह्यतम कोश कौन सा है? दूसरा। और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं ना, 6 और 2 कितने? 8। मतलब दोनों का अष्टक क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। दोनों जुड़कर एक स्टेबल कंपाउंड तैयार कर सकते हैं। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन किसने दिया? सोडियम ने दिया। सोडियम ने तो दिया 1 इलेक्ट्रॉन, और देने वाले के ऊपर हमेशा क्या आता है? प्लस, और लेने वाले के ऊपर क्या आता है? माइनस। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या आया? प्लस। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या आया? माइनस। अब आपको अगर सर ये तो समझ में नहीं आएगा कि इलेक्ट्रॉन देंगे तो प्लस, लेंगे तो माइनस। इसके लिए एक अच्छा सा ट्रिक ये है कि मान लो अगर मैं आपको 100 रुपये दूँ, मैं दे रहा हूँ, तो मैं प्लस में हूँ। प्लस में इसलिए हूँ कि मैं 100 रुपये मानता हूँ तुमसे कभी भी ले सकता हूँ, मैं प्लस में आ गया। तुम माइनस में चले गए क्योंकि तुम्हें 100 रुपये देने होंगे। तो देने वाला हमेशा प्लस में रहता है, लेने वाला हमेशा माइनस में रहता है। तो इसके ऊपर प्लस क्यों आया, इसके ऊपर माइनस क्यों आया? बात समझ में आ गई होगी। तो देखो धनायन कैसे बना? सोडियम। अब सोडियम से क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्लोरीन को जोर आया या अपने आप इलेक्ट्रॉन निकल गया? जोर तो आएगा। क्लोरीन क्या करेगा? ऊर्जा देगा, मतलब क्लोरीन की एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा होती है उसे बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। इसी ऊर्जा से सोडियम में से क्या निकाला जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने पर सोडियम के ऊपर क्या आएगा? प्लस। कितना प्लस आ रहा है? 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी कितना निकाला है? 1। तो ये बन गया सोडियम धनायन। सोडियम से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा प्रदान की और उस ऊर्जा को बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा सोडियम पर आएगा प्लस। कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? 1, तो प्लस भी कितना आ रहा है? 1। अब बात करें ऋणायन की, एनायन। क्लोरीन
एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है सोडियम से, कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा? माइनस में, उधार हो गया ना, इसके ऊपर माइनस में आ गया। और देखो जैसे ही क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आकर घुसता है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा ना, क्लोरीन के अंदर जैसे ही घुसेगा तो वहां से भी क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, दोनों केसेज में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहां तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा दी जा रही है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्लोरीन को ऊर्जा देनी पड़ रही है, वो तो क्या आयनन एंथैल्पी। यहाँ पे अपने आप ही एनर्जी निकल रही है, इलेक्ट्रॉन के घुसने से एनर्जी निकल रही है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन के कारण निकलने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो ये बन गया ऋण आयन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि धन आयन और ऋण आयन में से आकार किसका बड़ा होता है? वो तो मैंने पहले बता दिया कि धन आयन का आकार छोटा होता है, ऋण आयन का आकार बड़ा होता है। कैसे होता है वो भी सुन लो। देखो एक बार सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वापस लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s1। कितनी क्लास आ रही है? 3। तो ये तो सोडियम पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। तो पहली क्लास, ये पहली क्लास है, ये दूसरी है, और ये पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इलेक्ट्रॉनों को मैं क्रॉस से लिख रहा हूँ, ये जो क्रॉस बना रहा हूँ ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है। दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तीसरी में 1। अब क्लोरीन ने क्या किया था? इस एक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया था। अब सोचो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो तीसरी क्लास हट गई ना, कोई गए ऐसे कैसे हट गई? तो क्लास कोई ऐसे थोड़ी है कि कोई दीवार से बनी हुई है, पत्थरों से बनी हुई है, वो तो एक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन दिखता ही नहीं, वो तो निकल गया, हवा थी। तो देखो इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले इसका आकार इतना बड़ा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे ना आकार, नाभिक से लेकर अंतिम क्लास तक वही तो आकार होता है। किसी गोले की त्रिज्या कहाँ से होती है? मध्य से लेकर अंतिम परिधि तक। तो ये तो क्लास हट गई ना, अब ये क्लास हट गई तो इतनी दूरी कम हो गई, अब आकार इतना सा हो गया। तो सोचो इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से धनायन, इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से कक्षाओं की संख्या कम हो जाती है। ये बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फिकेशन वाला आंसर है। आपसे पूछा जाए ना कि धनायन का आकार छोटा क्यों होता है, फिर आप साफ साफ लिख सकते हो कि सर धनायन का आकार छोटा इसलिए होता है कि धनायन के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निकल जाने से कक्षाओं की संख्या क्या हो जाती है? कम, और कक्षाओं की संख्या कम होने से आकार कैसा हो जाता है? छोटा। कक्षा संख्या कम हो गई ना, पहले 3 थी, अब कक्षा कितनी रह गई? 2 बच गई ना, इसलिए धनायन का आकार क्या होता है? स्मॉलर, छोटा होता है। और ऋणायन का आकार बड़ा क्यों होता है वो भी सुन लो। क्लोरीन 17, ऋणायन तो क्लोरीन ही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, वही 3 क्लास आ रही है। ये क्लोरीन 1 2 3, इसमें भी 3 थी लेकिन 1 निकल गई ना, इसमें 3। अब देखो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ये सबसे लास्ट वाली है, तीसरी। 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको इधर लिख लो। एक क्रॉस का मतलब है इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है ना क्लोरीन के पास, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर भी कौन सा चार्ज है? माइनस। और माइनस माइनस के बीच में क्या होता है? आकर्षण की प्रतिकर्षण। जब समान प्रकृति के आवेश जब पास पास आते हैं, माइनस माइनस पास आएगा तो उनमें आकर्षण होगा, दूर दूर भागेंगे। बिल्कुल प्रतिकर्षण होता है, दूर दूर भागते हैं। ये माइनस वाला आ रहा है, ये भी माइनस और आने वाला भी माइनस, तो माइनस माइनस में तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। वो दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, और दूर दूर भागने से जब कोशिश करेंगे तो कक्षा फैलेगी। माइनस घुस रहा ना आके इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या? इलेक्ट्रॉन। तो माइनस माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण होने से लास्ट वाली क्लास क्या करेगी? रिपल्सन करेगी, फैलने की कोशिश करेगी, और फैलने के कारण आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसी कारण ऋणायन का आकार क्या होता है?
बड़ा होता है। वापस सुन लो, धन आयन का आकार छोटा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाने से कक्षाओं की संख्या कम हो जाती है। कक्षाओं की संख्या कम होने के कारण धन आयन का आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। और ऋण आयन का आकार बड़ा इसलिए होता है क्योंकि धन आयन से जब बाह्यतम कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकलकर जब ऋण आयन में प्रवेश करता है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन माइनस, जबकि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन माइनस। तो समान प्रकृति के चार्ज होने की वजह से उनमें प्रतिकर्षण होता है, तो बाहर वाली कक्षा फैलती हुई नजर आती है, इसलिए ऋण आयन का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको ढंग से नोट करना। तो ये लो, ये आयन वाला टॉपिक भी क्या हो गया, कंप्लीट। आयन किसे कहते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, प्लस कैसे बनता है, माइनस कैसे बनता है, मैंने सिखा दिया। प्लस का आकार छोटा क्या होता है, माइनस का आकार बड़ा क्या होता है, ये सब निचोड़ हमने इस क्लास में निकाला। अब जो आगे की क्लास होगी उसमें मैं तुम्हें केमिकल फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा कि कैसे फॉर्मूलों का निर्माण होता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।